मॉन्स्टर के एपिसोड नंबर 57 की शुरुआत में हम छोटे से यूहान को देखते हैं और इसी के साथ में नीना को भी देखते हैं, यानी कि दोनों छोटे छोटे से बच्चे थे और यूहान यहाँ पे अपनी बहन को कह रहा था कि उसे सीधा सर पे शूट कर दिया जाए। लेकिन तभी इसके बाद में सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इन्हीं बच्चों का पास्ट देख रहे थे। जिस वक्त ये लिबर्ट फैमिली के पास में रहते थे, इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा रिच हुआ करते थे और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली के अंदर ये बच्चे थे। ये लेडी सबसे पहले नीना के बाल वगैरह ठीक करती है और उसके बाद में इन्हें बाहर ले आती है। इस फैमिली ने इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया था, इसी के कारण यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। काफी सारी मीडिया खड़ी थी और इन दोनों से बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूहान यहाँ पे साइड में खड़ा था और नीना भी भाग के उसके पास में आ जाती है। यूहान खेल रहा था, एक हाथ के अंदर उसने कॉर्न रखा था, दूसरे हाथ में भी कॉर्न रखा था और नीना से दोनों हाथों को खुलवाने के बारे में कहता है। नीना ने दोनों हाथों के अंदर से कॉर्न निकाल लिए थे। नीना इन चीजों को देख के बड़ी खुश हो रही थी। कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को भी याद करती जा रही थी कि जहाँ से वो आए थे, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के कपड़े, वहाँ के टॉयज, सारी चीजें बहुत प्यारी थी। जहाँ पे यूहान उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, वो भी सब कुछ तुम्हारा था। नीना कहती है कि क्या तुम सच में कह रहे हो कि सब कुछ मेरा है? जहाँ पे यूहान कहता है कि बिल्कुल हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पे जितनी भी नीचे चीजें हैं, मेरे हाथ में जो चीजें वो सब भी तुम्हारी है। और ये दोनों ही बच्चे वहाँ पे बैठ के खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद में सीन कुछ दिन बाद का शिफ्ट होता है। ये लिबर्ट कपल अभी सो ही रहा था, तभी इनके घर पे कोई नॉक नॉक करता है और जो मिस्टर लिबर्ट है, जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक आदमी आता है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था। उसके बाद वो आदमी घर के अंदर आ जाता है। नीना जब सो रही थी तो अपनी आंखें खोलती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। वो अपने भाई को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उसका भाई कमरे के अंदर है ही नहीं। तभी वो उठ के जब बाहर आने लगती है तो उसे 3 गोलियों की आवाज आती है। वो उठ के जब तक कमरे तक पहुंच पाती खुद के मम्मी डैडी के, तब तक वो दोनों मारे गए थे, यानी कि उन दोनों को किसी ने मार दिया था। इधर उधर देखती है, बुरी तरीके से डर गई थी तो उसे अपना भाई दिखाई देता है। यहाँ पे यूहान नीना को कहता है कि सीधा गन लो और सीधा मेरे सर में शूट कर दो, बिल्कुल भी शॉट मिस मत करना, कुछ भी हो जाए यहाँ से रुकना मत। अपनी इस बंदूक को साफ करना कपड़े से और सीधा खिड़की से बाहर फेंक देना। यहाँ पे मॉन्स्टर आया था। नीना डरी हुई थी और पूछती है कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर, कैसा मॉन्स्टर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो यूहान कहता है कि ये मॉन्स्टर हम दोनों को अलग करने के लिए आया था। याद रखना, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो हमेशा सेफ रहना, बस यहाँ से भाग जाओ और मुझे बस शूट कर दो। नीना डरी हुई थी क्योंकि उसने खुद ने देखा था कि उसके खुद के भाई ने ही इन दोनों को मारा है और इससे पहले भी कई सारे लोगों को मारा है, तो वो बिना रुके शूट कर देती है सीन। जिसके बाद में प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम नीना को देखते हैं जो कि लिप्स्की के साथ में ही थी, जो कि इतने दिनों से ही थी और उसे वही सीन बार बार में याद आता है। वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। इसी के साथ में हमें रेड रोज मेंशन भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल गया था। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहान ने यहाँ पे उस बड़े से कमरे के अंदर ही कपड़े चेंज वगैरह करे थे, अपनी मॉम की तस्वीर भी थी और वहाँ पे उसने आग लगाई थी, तो इसी चक्कर में पूरा रेड रोज मेंशन जल गया था। तैनमा इस वक्त यही खड़ा था। तैनमा को इन्विटेशन आया था, अच्छा हुआ वो अंदर नहीं गया और तभी यहाँ पे तैनमा को कुछ लोग अपने साथ ले जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जनरल वुल्फ था जो कि तैनमा का इंतजार कर रहा था। तैनमा उसके पास आके बैठ जाता है और बात वगैरह करने लगता है। जनरल वुल्फ कहता है कि मुझे कोई भी नहीं जानता कि आखिर मैं कौन हूँ, सिर्फ एक तुम ही हो जो कि सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। तैनमा को साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने आखिरी वक्त गिन रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और बस कुछ ही देर में वो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो बोलना रुकता नहीं है बल्कि तैनमा से बातचीत करता रहता है। सेम टाइम पे सीन रेड रोज मेंशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किसने जलाया होगा, एक दीवार टूटी हुई है, कई सारे क्वेश्चन थे। तभी एक पुलिस वाला भागता हुआ आता है और बाकी सबको ले जाता है अपने साथ में। तब पता चलता है कि यहाँ पे इसके अंदर नीचे कई सारी ह्यूमन बोन्स दबी हुई है, कई सारे इंसानों को मार के डाला हुआ है। सीन वापस से तैनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचविन और लॉयर भी थे जो कि रेड रोज मेंशन के यहीं पे खड़े थे। तैनमा यहाँ पे वुल्फ के साथ में बातें करता जा रहा था और काफी सारी पुरानी बातें होती जा रही थी कि कैसे यूहान इन बच्चों को मिला था। पहली बार ही था जब मॉन्स्टर ने उसे देखा था। बिना नाम के बच्चे थे। सीन पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम यूहान और नीना को देखते हैं। दोनों ही एक बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। नीना की हालत हद से ज्यादा खराब थी, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, ठंड से बच्चे बस मरने ही वाले थे। इतनी देर में यहाँ जनरल वुल्फ आ जाता है। नीना ऑलमोस्ट बेहोश हो ही गई थी और तब इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। साथ ही में इनके पास एक बैग मिलता है। तभी वुल्फ को पहली बार वो किताब मिली थी जिसके ऊपर द नेमलेस मॉन्स्टर लिखा हुआ था और तभी से उन्होंने यूहान को उसका नाम दिया। अब यहाँ पे वुल्फ अपने बारे में कई सारी चीजें बताता है कि कैसे 4 लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे कि ये लोग यूहान को ढूंढ सके, जिसके अंदर एवा भी थी। एवा अभी यही काम कर रही है, बाकी के 2 लोग नहीं रुकने वाले हैं और वो जरूर यूहान को ढूंढने वाले हैं और कोई तो गलत काम करने वाले हैं या फिर हो सकता है कि खुद भी मरने के काम कर रहे हैं। तुम्हें कुछ भी करके इन सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। साथ ही में वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि 1981 के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें से 46 लोग गायब हो गए थे। उनके बारे में किसी को भी नहीं पता चला, बस यही पता लगा था कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पहले बच्चों पे हुआ करता था और उसके बाद में लोग गायब हो गए हैं। मुझे तो इवन खुद की आइडेंटिटी भी नहीं पता, बस मेरा नाम लो। वुल्फ अपना असली नाम बताता है और तैनमा को बार बार इसे रिपीट करने के लिए कहता है। तैनमा कहता भी है कि आप शांत हो जाइए, लेकिन तब तक तो वुल्फ अपनी आखिरी सांस ले चुका था, मर चुका था और उसे बार बार में याद आ रहा था कि कैसे जो यूहान है वो बिना नाम का मॉन्स्टर है और वो कैसे उसने ऐसी दुनिया देखी होगी बिना नाम की। जिसके बाद में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो लिप्स्की के साथ में ही खड़ी थी और ये लोग रेड रोज मेंशन के सामने ही खड़े थे जो कि अभी बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लिप्स्की बचपन के अंदर यहाँ पे आया करता था, अपनी बुक वगैरह पढ़ा करता था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी और खासकर नीना के लिए भी थी क्योंकि बचपन में वो भी यहीं पे रहा करती थी। लेकिन अभी पूरी तरीके से जगह जल गई है तो यहाँ पे लिप्स्की को
कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है कि पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव फील आया करता था, लेकिन अब जब ये जगह बंद हो गई है, जल गई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी जंगल से बाहर निकल गया हूँ। मुझे बहुत ठीक लग रहा है। और वैसे भी अब हम सब लोगों को नई नई मेमोरीज बनानी चाहिए। हम लोगों के पास पहले जो मेमोरीज थी उन सबको खत्म कर देना चाहिए। नीना और डेटर अब तक अकेले ही थे, काफी टाइम से अकेले थे, जिसके बाद में ये तीनों ही घूमने फिरने चले जाते हैं। शहर में खाते पीते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग तरीके के मुंह बनाते हैं। सब एक साथ बैठे थे और नई नई मेमोरीज क्रिएट करने लगते हैं। डेटर के मुंह पे कैचअप लग जाता है तो वो नीना को भी कहता है कि देखो तुम्हारे मुंह पे भी लग रखा है। इसी के साथ में अब यहाँ पे लिप्स्की से पूछा जाता है कि आखिर अब आप किस स्टोरी पे काम कर रहे हैं। लिप्स्की जहाँ पे बताता है कि वैसे तो मेरी कोई स्टोरी सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन शायद इस बार जो मैंने स्टोरी बनाई है वो जरूर सबको पसंद आएगी। तब हम देखते हैं कि सीन इनके घर के अंदर शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे लिप्स्की ने जो स्टोरी बनाई थी, जो कठपुतली बनाई थी, वो बिल्कुल नीना जैसी थी। उसने पूरी नीना की स्टोरी बता दी कि नीना के साथ में क्या क्या हुआ। वो लड़की अभी भी खुद के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसे कोई अभी तक सही राह नहीं मिली है और होपफुली आगे उसकी एंडिंग अच्छी होगी। जो वो चाहती है उसे वो सब कुछ मिल जाए। इन सब चीजों को देख के नीना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एक आखिरी गुड बाय करके लिप्स्की के साथ में यहाँ से चली जाती है। साथ ही में वो छोटा सा डॉल भी बिल्कुल नीना के जैसे ही गुड बाय कर रहा था कि इन्हें नहीं पता कि आखिर आगे होने क्या वाला है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि लिप्स्की का कोई दरवाजा खटखटाता है। यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लुंगी आता है, जो कि लिप्स्की को कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कौन हो। असल के अंदर जो नेमलेस मॉन्स्टर का ऑथर हुआ करता था, लिप्स्की उसी का बेटा है। तभी जाके उसे इतनी सारी स्टोरीज के बारे में पता था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 58 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हो रखा था। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली गोली वगैरह शूट हो रही थी और वो अपने ड्राइवर को कह रहा था जल्दी से मुझे ले चलो, मैं जहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे। ये ड्राइवर बार बार में मार्टिन को हॉस्पिटल जाने के बारे में कहता है, लेकिन मार्टिन कहता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तुम मेरी बात समझो, मुझे होटल लेके जाओ, वहाँ पे तुम्हें तैनमा मिलेंगे, मैं तैनमा से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे और किसी के पास नहीं जाना, बस मुझे जल्द से जल्द होटल ले चलो। अब आखिर मार्टिन यानी कि जिस बंदे को गोली लगी उसके साथ में सब कुछ कैसे हुआ है, इन सब की कहानी दिखाई जाती है। सीन यहाँ पे बेबी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये छोटा सा बोना आदमी जिसे हमने कई सारे एपिसोड्स पहले भी देखा था, एक नंबर का गैंगस्टर बोना है और ये अपने साथ में मार्टिन को लेकर एक आदमी के पास आता है और मजाक करने लगता है कि तुम आज जिससे मिलने वाले हो वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, तुम शायद आज से पहले ऐसे किसी इंसान से मिले भी नहीं होंगे। मार्टिन मजाक में कहता है कि अच्छा फिर तो मुझे ऑटोग्राफ की बुक लानी चाहिए थी। बेबी कहता है कि साले मैं तुझे यहीं पे शूट कर दूंगा। जिसके बाद में बेबी अंदर आता है और इस बड़े से आदमी को मार्टिन को हैंडओवर कर देता है और कहता है कि ये बंदा मेरा है, अब आपको इससे जो काम लेना है आप ले सकते हैं। ये बड़ा आदमी बेबी को यहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि मुझे मार्टिन से पर्सनली कुछ बात करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बेबी चला जाता है और अब यहाँ पे मार्टिन से बात होने लगती है कि आखिर तुम कितने सालों से ये काम कर रहे हो। अब हमें यहाँ पे मार्टिन के बारे में बताया जाता है कि वो 3 सालों से बेबी के लिए काम करता है, लोगों को जान से मारता है, गोली वोली चलाता है, हर तरीके का काम करता है पैसे के लिए, क्योंकि इससे पहले 8 साल तक वो जेल के अंदर था, बहुत ही बड़े क्राइम के लिए पकड़ा गया था। लेकिन अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि काम कैसा भी हो लेकिन केस लड़की से रिलेटेड ना हो। जहाँ पे ये बड़ा आदमी कहता है कि मार्टिन काम तो लड़की से रिलेटेड है, पैसा बहुत है, अब बताओ तुम्हें करना है या नहीं करना है। मार्टिन को पता था कि ये काम शायद सच में बहुत बड़ा है, तभी उसे बताया गया है, लेकिन लड़की का चक्कर है और उसे लड़के पे ध्यान देना नहीं है, तो वो ये केस ले सकता है। परेशानी तो थी लेकिन फिर भी मार्टिन ने ये केस ले ही लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी कुछ एपिसोड्स पहले हमने देखा था कि एवा के टाइम पे जब रॉबर्टो आया था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया था। ये सेम सीन उसी दिन पर शिफ्ट हो जाता है। असल के अंदर उस दिन एवा का दरवाजा ना तो तैनमा ने खटखटाया था, ना ही रॉबर्टो ने खटखटाया था, बल्कि मार्टिन नाम के इस बंदे ने खटखटाया था और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो एवा पूछती है कि भाई मुझे किसने बुलाया है, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो मार्टिन बताता है कि वो आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा है, अच्छे खासे चश्मे पहनता है, सिगार फूकता है, कोट वगैरह है, बहुत बड़े मेंशन में रहता है, तो कह सकता हूँ एक बड़ा आदमी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। तुम मना कर दोगे तो मैं उसे जाके मना कर दूंगा, मेरा बस इतना ही काम है कि मैं उसे तुम्हारे पास ले जाऊं। जहाँ पे एवा कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अगर वो इतना अमीर आदमी है तो फिर मैं रॉबर्टो के हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगी, मरूंगी तो उस आदमी के हाथ से मर जाऊंगी, लेकिन रॉबर्टो मुझे जान से मारना चाहता है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। जहाँ पे मार्टिन कहता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे जॉब का ही हिस्सा है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। जिसके बाद अंदर जाती है एवा, खुद का बैग वैग लाती है और मार्टिन को बैग थमा के ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते के अंदर ये लोग बिल्कुल चुप थे। एवा पूछती भी है कि भाई तुम बात वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो। जहाँ पे मार्टिन कहता है कि तुम चाहोगी तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। एवा अपने आप चुप हो जाती है और कहती है कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। उसके बाद में कहती है कि मुझे दारू पीनी है, क्या तुम नहीं पियोगे। मार्टिन मना कर देता है कि मैं नहीं पीता। तो एवा उठ के चली जाती है और ट्रेन के बीच में ही एक उसे मोटा सा आदमी मिल जाता है जो कि दारू पी रहा था। अब उसे एंड टाइम पे तो मिलती नहीं, तो वो इसी मोटे आदमी के साथ में खड़े होकर दारू पीने लगती है। काफी देर हो गई थी। जब एवा नहीं लौटती है तो मार्टिन भी चला जाता है देखने के लिए। तो उसे पता चलता है ये मोटा आदमी कहीं ना कहीं एवा को परेशान कर रहा था या फिर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मार्टिन उस आदमी को कहता है कि दूर रहियो इस लड़की से, इसे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। और एवा देखती रह जाती है कि ये हैंडसम हंग बंदा उसे कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। असल के अंदर मार्टिन ने इस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पंचेस मार मार के खून निकाल दिया था और जमीन पे गिरा दिया था और अपने साथ में एवा को ले गया था। हालांकि एवा इस लायक थी नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा ये आदमी गलती से पिट गया। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और आपस के अंदर बातचीत करने लगते हैं। अभी भी मार्टिन बात नहीं कर रहा था और एवा कहती है कि भाई तुम कुछ बात क्यों नहीं करते हो, तुम कुछ तो बोला करो। अभी तक मार्टिन को यही पता था कि ये औरत एक नंबर की बेवड़ी है, दारू पीती है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा अमीर हो, लेकिन इसकी कोई फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं है। अभी दोनों
आपस में एक दूसरे की स्टोरी सुनाने लगते हैं, बताने लगते हैं। एवा अपनी बाप की स्टोरी, जैसे कि वो डायरेक्टर हुआ करता था और कैसे उनकी मौत हो गई, इन सबके पीछे तेनमा था, वो तेनमा को मारना चाहती थी लेकिन उसने मारा नहीं, ये सारी चीजें वो मार्टिन को बता चुकी थी। तो मार्टिन कहता है कि देखो तुमने किसी को मारा नहीं है, तुम बस शूट करते करते रह गई, मैंने तो किसी को मारा था। मेरी गर्लफ्रेंड अपने ही बंदे के साथ में मेरे ही घर के अंदर मिली थी और उस वक्त मैंने उसे जान से मार दिया। पूरा का पूरा हॉल, पूरा का पूरा घर खून से सना हुआ था, परफ्यूम से सना हुआ था, आज भी मेरे हाथों के अंदर उस खून की स्मेल है। बस इसी चक्कर में मैं पकड़ा गया था और यही मेरी कहानी है। इस बात को सुन के तो कहीं ना कहीं एवा को मार्टिन से चिढ़ हो जाती है। एवा हद से ज्यादा पी चुकी थी और वो होश में भी नहीं थी, लेकिन उसने मार्टिन का हाथ नहीं छोड़ा था। मार्टिन चाहता तो उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने एवा को रूम के अंदर लेटा दिया, खुद का हाथ छुड़वाया और वहाँ से चला गया। और अभी भी वो इसी जॉब को गालियां दे रहा था कि कितनी फालतू सी जॉब है, न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अगले दिन जब एवा को उस बड़े आदमी से मिलने के लिए जाना था तो मार्टिन उसके साथ साथ ही जाने लगता है, लेकिन एवा कहती है अपना हाथ हटाओ मुझसे, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। मार्टिन उसकी मदद करता है पीछे पीछे जाने के लिए, तो एवा मना कर देती कि अपने कपड़ों को देखो, अपनी शक्ल को देखो, तुम्हें कोई इसके अंदर घुसने भी नहीं देगा, जब अच्छे कपड़े पहनो तब यहाँ पे मेरे पास में आना। मार्टिन को ये बात सुनकर सच में बुरा लग जाता है और वो कहीं ना कहीं नीचे ही रुक जाता है और उसके बाद में बहुत सारी सिगरेट्स पी लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं न जाने क्यों बस उसे एवा की टेंशन हो रही थी और वो सोचता है कि भाई वो बड़ा आदमी कहीं एवा के साथ कुछ गलत ना कर दे या उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हालांकि उसका एवा से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन एक साइड का उसे थोड़ा डर लग रहा था कि एवा के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जिसके कुछ ही देर बाद में एवा बहुत ही स्टाइल मारते हुए नीचे उतरती है और उसके पास में एक बहुत ही गजब का भरा हुआ कार्ड आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। अब वो उसकी मर्जी हो जो चीज कर सकती है। वो सबसे पहले भारी भरकम शॉपिंग करती है, महंगी से महंगी वॉचेस लेती है, स्पा जाती है, बालों को ठीक करवाती है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। उसके बाद में अब वो मार्टिन को भी एक जेंट्स शॉप में ले जाती है। मार्टिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े नहीं मिलते। जहाँ पे एवा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ में घूमना है तो तुम्हें अच्छा तो दिखना पड़ेगा, तो ये लो, ये कपड़े ट्राई करके देखो। ऐसे ही कपड़े मैं तेनमा को पहनाती थी और ये लो टाई। असल के अंदर एवा हमेशा तेनमा को काफी सारी टाई वगैरह दिया करती थी और आज यही चीज उसने मार्टिन के लिए भी करी। मार्टिन को अच्छे खासे कपड़े पहनाकर अब ये दोनों ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो मार्टिन को चलने के तरीके बताती है कि तुम जिस तरीके से चल रहे हो बहुत ही रूड तरीका है, अपने कंधों को इतने ज्यादा स्ट्रेट मत रखो, थोड़ा नॉर्मल बनने की कोशिश करो, तुम बॉडीगार्ड हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फील भी कराओ। इसके बाद में ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे तो मार्टिन को कई सारी चीजें सिखाती है, जैसे कि टेबल के ऊपर हाथ मत रखो, नाइफ और फोक को किस हाथ से पकड़ना है, अपने मुंह से चबाने की आवाज मत करो। तब जाके मार्टिन को पता चलता है कि उसने जो भी सुना था वो गलत सुना था। असल के अंदर एवा जो एक सच में बहुत ही ब्रिलियंट लड़की हुआ करती थी, जैसे कि एक डायरेक्टर की बेटी थी, बहुत ज्यादा अमीर थी, तो उसमें हद से ज्यादा एडिकेट्स है। वो एक बेवड़ी लड़की नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार लड़की है। तब यहाँ पे एवा कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवड़ी समझा था, मैं एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। हाँ, बीच के अंदर मेरा थोड़ी इधर उधर निकल गई थी लेकिन अब मैं वापस से उसी जगह पे आ गई हूँ, मैं इसी जगह को बिलोंग करती हूँ। यही सारी हाई क्लास पार्टी, यही सारे हाई क्लास लोग, इन्हीं लोगों के बीच में पली बड़ी हूँ मैं, तो ये सारी चीजें तो मेरे खून के अंदर है और अब अगर मैं मरूंगी तो ऐसे ही बन के मरूंगी, एवा हाइनेमन बन के ही मरूंगी। जिसके बाद एवा अपने काम के लिए निकल पड़ती है। एक बहुत ही रिच क्लास पार्टी थी, एवा उसके अंदर जाती है लेकिन मार्टिन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आखिर कितने मुखौटी लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मार्टिन यहाँ से अनकंफर्टेबल होने के कारण निकल जाता है और बाहर एवा का वेट करने लगता है। कुछ ही देर के अंदर एवा भी लौट के आ जाती है और वो कहती है कि हमारा आज का काम हो गया, चलो यहाँ से, बस कुछ भी करो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मार्टिन कहता है आखिर हुआ क्या है, तुम्हारा काम क्या था। एवा कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन चलो यहाँ से, और उसके हाथ कांपने लगते हैं। मार्टिन एवा को वापस एक बार के अंदर ले आता है और एवा कहती है कि यही मेरा जॉब था, आज के दिन में जिंदा रहना, उस आदमी को ढूंढना। मैं जिस भी दिन उस आदमी को ढूंढ दूंगी वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन तब तक मैं अपनी सारी तरीके से जी सकती हूँ, जिस तरीके से मैं चाहूँ उस तरीके से जी सकती हूँ, जितना पैसा खर्च करना चाहूँ उतना खर्च कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आखिर मैं किस तरीके से जी रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। और एवा यहाँ पे परेशान होकर बस कंटिन्यूअसली एक के बाद एक पैक पीती ही रहती है। यही वो वक्त था जब मार्टिन कहीं ना कहीं एवा को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, जिसके बाद एकदम से सीन थोड़ा आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि मार्टिन न जाने कौन सी बहुत बड़ी गड़बड़ कर बैठता है और एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुजरता है, जहाँ पे कई सारे लोग धमाधम गोलियां चला रहे हैं, मार्टिन के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, मार्टिन लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, हेडशॉट दे रहा है और आखिरकार उसको भी एक गोली लग जाती है और सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वो अपने ड्राइवर को कह रहा था कि प्लीज मेरी जान बचा लो, बस मुझे तेनमा के पास ले जाओ, काश ये टाई होती ही नहीं तो मेरी जान भी बच जाती। ये लड़की का चक्कर हमेशा से ही खराब होता है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा।